हेलो गाइस, आई एम हिमांशी वर्मा फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट ग्रुप। आज हम अपने लोकतंत्र राजनीति के पार्ट सेकंड के चैप्टर 4 को आगे बढ़ाते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार जो धर्म है, किस प्रकार जो हमारा विभाजन का आधार है, उसे हमने लिंगता मतलब लिंग के आधार पर लिंग के आधार पर विभाजन किया हुआ था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कि और विभाजन का और क्या क्या आधार हो सकते हैं। जैसे अब हमारा है धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति की कैसे धर्म सांप्रदाय के रूप में राजनीति में हस्तक्षेप करता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अब हम अगर धार्मिक अंतरों पर विभाजन की बात करें तो यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सभी जगह नहीं है, लेकिन यह विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक चल रही। मतलब भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसा कि हमने उत्तर आयरलैंड में देखा। कि लोग एक धर्म को माने, लेकिन उनकी अगर पूजा पद्धति भी अलग है तो भी वे कहीं ना कहीं विभाजन या उनके विचारों में मतभेद आ ही जाता। और अगर यही मतभेद राजनीति के मैदान में भी व्यक्त हो जाए तो परेशानी हो जाती है। गांधी जी ने कहा था कि राजनीति को धर्म से जोड़कर राजनीति आप कर सकते हैं। अगर आप सोचे कि हम धर्म के बिना ही राजनीति कर लें, कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, तो यहाँ उनका मतलब किसी एक धर्म से नहीं है, बल्कि सभी धर्म में समाहित नैतिक मूल्यों से था, जिन्हें मानकर चलने से वह सभी लोगों के हित का सोच सकते थे। अपने देश के मानवाधिकार समूह का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यक रक्षा के लिए एक विशेष कदम उठाए। महिला आंदोलनों ने भी सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून जो महिलाओं से भेदभाव करते सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून जो महिलाओं से भेदभाव करते हैं, तो उन्होंने बोला कि इन कानूनों में बदलाव किया जाना चाहिए। और ये सभी मामले धार्मिक और राजनीति से जुड़े हुए और ये बहुत खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकले विचार और मूल्य एक राजनीति में एक आदर्श भूमिका निभा सकते हैं अगर उन्हें आदर्श स्तर पर उठाया जाए। लोगों को धार्मिक समुदाय के रूप में अपनी जरूरतों, हितों और राजनीति की मांग उठाने का पूर्ण अधिकार है। सही बात है कि अगर धार्मिक समुदाय से रिलेटेड उनकी कोई मांग है तो उसको उठाने का और मांगने का पूरा अधिकार, लेकिन वही है कि वह मांग उनकी हित की हो, किसी का अहित नहीं कर रही हो। फिर धर्म के कामकाज पर इसके साथ ही राजनीति, हम राजनीति को, हमारी बात सही है कि हमारे भारत में बहुत सारे धर्म है हमारे देश में बहुत सारे, तो राजनीति को हम उनसे अलग करके रख ही नहीं सकते। और अगर हम राजनीति को उनमें समाहित कर रहे हैं, यदि हम उनको राजनीति में समाहित कर रहे हैं, तो ये उन लोगों का कार्य होगा जो राजनीति में जुड़े हुए हैं कि वे धर्म के कामकाज को राजनीति से अलग करके चले। मतलब ये नहीं कि हर जगह धर्म की चीजों को राजनीति में इंक्लूड किया जाए, समाहित किया जाए, लेकिन ये भी नहीं है कि आप उसको एकदम निग्लेक्ट करें, यानी इग्नोर करें, उसकी तरफ देखे ही नहीं। तो हम धर्म के कामकाज और राजनीति के बीच एक संतुलन बनाकर रखना चाहिए कि जहाँ धर्म की जरूरत है वहाँ धर्म के कामकाजों पर ध्यान दिया जाए, जहाँ राजनीति है वहाँ राजनीति पर। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि जब हम हित और अहित के बारे में तब सोचे, जब हम किसी के हित और अहित के बारे में सोचते हैं, तब हमारा किसी भी प्रकार से यह आधार नहीं होना चाहिए कि वह किस लिंग का है, किस संप्रदाय का या किस धर्म का है। हमारा केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम सभी का हित करें और सभी को सुरक्षित रखें। चलिए, सांप्रदायिकता। अच्छा, सांप्रदायिकता का शब्द का मतलब होता है कोई ऐसा समूह जिसमें कोई एक चीज पर्टिकुलर कॉमन हो। और जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, तब सांप्रदायिकता शुरू हो जाती है। जैसे कि हमने आयरलैंड में देखा था, समस्या तब और विकराल होती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता, दावे और पक्ष पे पोषण का रूप ले लेती है। यानी कि ठीक है, सांप्रदायिक रूप से यानी धर्म सांप्रदायिक रूप से राजनीति में हस्तक्षेप करा, लेकिन समस्या तब और विकराल हो जाती है जब कोई एक पक्ष विशिष्ट रूप से अपने ही पक्ष का, अपने ही दावे, ऐसे ऐसे दावों को इस तरह प्रस्तुत करे कि वे अगले धर्म के लोग यानी कि अन्य धर्म के लोगों को अपने से कम आके और अपने को सर्वोत्तम आके। तो यह कहीं ना कहीं यह अन्य धर्मों के विकास की ओर रूढ़िवादी हो जाती है, यानी बाधा करती है। धर्म के विचारों को दूसरों से श्रेष्ठ माने जाने लगे और
कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में और पक्ष में करने लगता और स्थिति विकट होने लगती, तो राजनीति में धर्म को इस तरह जोड़ना क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और के मौलिक हित एक जैसे होते, समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। इस यह बात भी शामिल है कि अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्म के लोग सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेईमानी होती है। अलग धर्म के लोगों के हित में तो अलग अलग ही होंगे, उनमें टकराव भी होगा और सांप्रदायिक सोच जब ज्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जो लगता है कि दूसरे धर्म के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक समान तौर पर नहीं रह सकते। इसी मानसिकता के अनुसार या तो समुदाय के लोग दूसरे के समुदाय से वर्चस्व रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। और इसके सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? भारत पाकिस्तान का विभाजन। यह मान्यता बुनियादी रूप से अलग है क्योंकि हम ना ही किसी समुदाय को दूसरे समुदाय के यानी संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के अधीन नहीं कर सकते और अगर हम देश को एकजुट रखना चाहते हैं तो हम देश का बंटवारा भी नहीं कर सकते। तो हमें इन सोच से परे होना चाहिए। सरकार तो अपने कार्य कर ही रही है लेकिन हम नागरिकों का भी कुछ कार्य है। सांप्रदायिक का सबसे आम अभिव्यक्ति दैनिक जीवन में ही दिखती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल है। ये चीजें इतनी आम है कि अक्सर हम उन तरफ ध्यान ही नहीं देते। मतलब हम लोग हमारी मान्यताएं ही कुछ इतनी आम हो चुकी है खुद के धर्म को श्रेष्ठ मानने की कि हम दूसरे, ये हमारे लिए एक आम बात है। हम इसमें कभी मतभेद कर ही नहीं पाए कि सही क्या है और गलत क्या है। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक का रूप ले लेते हैं वे अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं, उनसे यह विश्वास अलग राजनीति इकाई बनाने की इच्छा रूप ले लेता है। देखिए हम देख सकते हैं कि ये हम तो ठहरे अजनबी, कितनी मुलाकातों के बाद खून के धब्बे धुलेंगे, कितनी बरसातों के बाद। मतलब देखिए इस लाइन्स को समझाने के लिए मैं एक सबसे अच्छा उदाहरण लूंगी भारत पाकिस्तान का विभाजन, कि वहां पर जो लोग एक दूसरे को मार रहे थे उस समय कितनी जन धन की हानि हुई। तो उस नरसंहार में कोई किसी को नहीं जानता था। कहते नहीं हम तो ठहरे अजनबी, यानी हम लोग अजनबी थे एक दूसरे से, लेकिन जो खून के धब्बे हुए हैं यानी कि जो हानि हुई है उसकी उसकी याद अभी तक हम मिटा नहीं पाए। इतने सालों बाद भी हमारे दिमाग में है कि जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था तो किस तरह लड़ाई दंगे हुए थे, कितनी जन धन की हानि हुई। क्या हम उस बात को अभी तक भुला पाए? नहीं भुला पाए। वही है कि हम तो ठहरे अनजाने से और खून के धब्बे साफ होने में कितनी लगेंगी? बरसात। देखिए कितनी मुलाकातों के बाद खून के धब्बे धुलेंगे, कितनी बरसातों के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी लाइंस को आगे करते हुए। चलिए, जब कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती, यही हुआ था उस टाइम पर। विभाजन के समय भारत पाकिस्तान में भय वह सांप्रदायिक दंगे हुए और आजादी के बाद भी बड़े पैमाने पर धर्मनिरपेक्ष शासन यह होता है कि देखिए चूंकि हमारे भारत में बहुत सारे धर्म हैं, अगर हम किसी एक धर्म को ज्यादा सम्मान देते हैं तो अन्य धर्म के लोग विरोध करने लगेंगे और कहीं ना कहीं वह हमारे भारत की जो एकजुटता है उसमें बाधा आएगी, उसमें विपत्ति खड़ी हो सकती है। इसलिए इन सब का यही एक परिणाम निकाला था कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश की व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष शासन लाएंगे ताकि हम जहाँ सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देंगे और किसी भी धर्म को हम मानेंगे नहीं। इससे क्या होगा कि सभी धर्म की जो भावनाएं हैं वह सही रहेंगी, किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होगा, ना ही हमारे लिए कोई धर्म सबसे बड़ा होगा, ना ही हमारे लिए कोई धर्म सबसे छोटा होगा। तो धर्मनिरपेक्ष शासन आप समझ गए होंगे। और ये हमारे भारत के लिए एक चुनौती भी थी कि कैसे हम इतने धर्म के ऐसा देश जिसमें इतने सारे धर्म है उसको हम कैसे चलाएं, जहाँ हर जगह लोग धर्म से, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं कि हमारे भारत में लोग धर्म से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। जब धर्म की बात आती है तो इधर सही गलत नहीं देखता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच इससे परे होती है। खैर आजकल तो हो रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी समय है।
अभी भी समय लग सकता है लोगों की सोच को बदलने में। धर्म को धर्म तक ही रहने दीजिए। अगर हम उसे मानवता के ऊपर ले आते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, फिर वह दूसरों के अहित हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि धर्म गलत है, नहीं, लेकिन जब धार्मिक भावनाएं मानवता पर हावी हो जाती हैं तो वह कहीं ना कहीं दूसरों दूसरों के लिए परेशानियां खड़ा कर ही देती है। चलिए, भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया। जैसे हम भी जानते हैं श्रीलंका ने बौद्ध धर्म को, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म। ठीक है, लेकिन भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति इस विशेष दर्जा नहीं देता है। संविधान सभी नागरिकों को और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी देता है। आप कर सकते हैं, हम आप पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। संविधान क्या धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह भेदभाव को अवैधानिक भी घोषित करता है। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों से समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का भी अधिकार देता है। संविधान यह बोलता है धार्मिक समुदाय अपनी जगह है, लेकिन अगर वे कहीं ना कहीं हमारी मानवता या हमारी मानवता या समानता को अहित कर रहा है, समानता को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम उन धार्मिक मसलों में अपना हस्तक्षेप जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम जनता को समान रूप से सम्मान देंगे, उनके विकास के बारे में सोचेंगे। अगर किसी धर्म में ऐसी कोई बात है तो हम उस मसले में, उस मामले में हस्तक्षेप जरूर करेंगे। इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा पर नहीं है, यह विचारा हमारे संविधान की कुछ पार्टियों ने हम यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए खतरा नहीं, बल्कि यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए भी एक चुनौती है। यह एक खतरा है। हमारी तरह धर्मनिरपेक्ष संविधान एक जरूरी चीज है, पर अकेले इसी के बूते पर सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें अपने दैनिक जीवन में भी सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों व दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा। यानी कि हमें भी यह कोशिश करनी होगी कि हम अपने दैनिक जीवन में सांप्रदायिक रूपों के प्रभाव को खत्म करें, ताकि कहीं हमें, मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि कई जगह ऐसा होता है, जैसे मंदिर मस्जिद हुआ तो यहाँ पर रोक नहीं लगती है, लेकिन फिर भी लोगों के होता है कि नहीं, हम इस धर्म के हैं, हम इस धर्म के मंदिर में नहीं जाएंगे। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी धार्मिक भावनाओं को सर्वोपरि रखते हैं। तो अगर हम उन प्रभावों को, हमारे दैनिक जीवन में आने वाला अगर ऐसा कोई प्रभाव है तो हमें उसको खत्म करना होगा। कहीं ना कहीं ये हमारी रूढ़िवादी सोच को प्रदर्शित करता है, और जो कि देश के विकास के लिए बहुत हानिकारक है। चलिए आप देखिए, दूसरा पढ़ते हैं कि जाति और राजनीति। जाति, अभी हमने धर्म पढ़ा, लिंग के आधार पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे जाति और राजनीति। जाति और राजनीति का तो बड़ा ही संबंध है। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन के दो अभिव्यक्ति देखी, इनमें एक मोटे सकारात्मक तौर पर लाभदायक और दूसरी नकारात्मक या नुकसानदेह। आइए अब अंतिम प्रमुख विभाजन यानी जाति और राजनीति की चर्चा करते हैं। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष है। देखिए, अगर 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 किसी जाति को हम ज्यादा सर्वोपरि रखते हैं तो वह अपना विकास तो करती ही है, लेकिन अपने से नीचे यानी अधीन आने वाली जातियों के विकास पर उतना ध्यान नहीं रखती, और उन्हें अपने अधीन ही करना चाहती है। लेकिन अगर कोई छोटी जाति यानी कोई ऐसा समुदाय जो किसी के अधीन है, जिसका विकास नहीं हो पा रहा, अगर वो राजनीति में आता है तो वह अपने विकास की ओर ध्यान देगा। और यदि अगर देश का वह वर्ग जो सबसे ज्यादा निम्न स्तर पर है, अगर वो वर्ग विकास कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि देश के अन्य वर्गों का भी विकास हो रहा होगा, क्योंकि उन निम्न स्तर के व्यक्ति का विकास होना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनके प्रयास ज्यादा होते हैं अन्य वर्गों की अपेक्षा। तो इसलिए जाति और राजनीति में कई असमानताएं भी और समानताएं भी है। चलिए हम असमानताएं पढ़ते हैं। लिंग और धन पर आधारित विभाजन तो दुनिया में, लेकिन जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ आपको भारत में ही देखने को मिलेगा। आजकल मतलब अब तो खैर लोग नहीं पूछते, लेकिन पहले जाति पूछ कर ही लोग एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। पहले क्या होता था, छोटे छोटे गाँव में जब
कुएं वगैरह होते तो लोगों के अलग अलग होते थे, इस जाति का अलग, उस जाति का अलग। तो वो चीज पहले बहुत चला करती थी, यहाँ तक कि 6 एरिए भी अलग हुआ करते थे। और कोई बड़ी जाति के एरिए या कुएं से कोई छोटी जाति का व्यक्ति बिना परमिशन के तो कुछ ले ही नहीं सकता था। खैर परमिशन भी उसको नहीं मिलती थी, लेकिन ये था कि आप बिना अनुमति लिए आप कुछ नहीं कर सकते, हमारे एरिया में भी नहीं आ सकते, आपको अनुमति लेनी होगी। अगर आपको मिल जाती है तभी आप आएंगे, चाहे आपकी परिस्थिति जितनी भी कठिन, खतरनाक, गंभीर क्यों ना हो। चलिए, अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। देखिए, अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें या जाति व्यवस्था, तो पहले जो वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वह क्या था? वह सिर्फ और सिर्फ हमारा पेशा था, यानी हमारी अर्निंग थी कि हम कैसे अपना घर चला रहे हैं, हमारा क्या व्यवसाय है, वो हुआ करता था। धीरे धीरे ये पेशा जिससे जाति बनी, धीरे धीरे जाति से पेशा बनने लगा। मीन्स अभी तो जो लोग कुम्हार का काम करते थे उसे हम कुम्हार बोलते थे, लेकिन अब हम कुम्हार से ही कुम्हार का काम करवाते थे। मतलब अगर कुम्हार का कोई बच्चा है, भले ही वो काम नहीं करना चाहता है कुम्हार का, लेकिन फिर भी हम उससे करवाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम कुम्हार के बच्चे हो, तुम कुम्हार की जाति में हो, तो तुम्हें कुम्हार का ही काम करना पड़ेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो व्यक्ति कुम्हार का काम करता था उसे कुम्हार कहा जाता था। पर्टिकुलर डिसाइड नहीं था कि यही व्यक्ति कुम्हार का काम करेगा। आप समझ रहे हैं ना कि पहले हमारी काम से जाति बनती थी और हमारा जाति से काम बनता है। समझ रहे हैं ना आपकी पेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। लेकिन जाति व्यवस्था एक अतिवादी और स्थायी रूप है। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं में यह एक खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशा वंशानुगत विभाजन की रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग मिलते जुलते पेशे के तो होते हैं, साथ ही उन्हें अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है, वही अंतर जातीय विवाह। अन्य जाति समूह में उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती है और ना ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक कार्यक्रम। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूह से भेदभाव, उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित करता है। ठीक है, और यही कारण है कि ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार स्वामी नायकर जैसे राजनेताओं ने, समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने के कई प्रयास किए और यह प्रयास उनके काम में आए। भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता इसका भी आधार लगा है। देखिए, हम देख सकते हैं कि भारत में जब 2011 में जनगणना की गई, यानी जब सर्वे किया गया, तो उसमें हिंदुओं का प्रतिशत कितना निकला? 79.8, मुसलमानों का 14.2, ईसाइयों का 2.3, सिख का 1.7, और जो अन्य, जिसमें हमारे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अन्य धर्म और कोई धर्म नहीं आता, वह सब मौजूद थे। ठीक है, 2% ये अन्य। इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना, जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और ब्रह्म व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आया है। अब ऐसा कई जगह नहीं है। शहरी इलाकों में अब ज्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। अगर आप ट्रेन या रेस्टोरेंट में बैठे तो यह बात निर्भर नहीं करती कि वह ट्रेन या रेस्टोरेंट कौन चला रहा है या उसमें कौन व्यक्ति कार्य कर रहा है, क्योंकि उस जाति का व्यक्ति कार्य कर रहा है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हम देखें कि राजनीति में जाति का हस्तक्षेप कैसे होता है। समकालीन भारत में जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार है। अभी भी ज्यादातर लोग अपने जाति या कबीले में ही शादी करते। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूह को लाभ की स्थिति में कुछ समूह को दबाकर रखा जाता है। इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है। ये बात सही है कि हम कि कोई भी अगर परिवर्तन करना है समाज में व्याप्त, तो उसको उस परिवर्तन को समाज में व्यापक रूप लेने में कई वर्षों लग जाते हैं, कभी कभी तो सदियां लग जाती हैं। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था, जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उन्हीं का बोलबाला है। ये बात सही है कि जो पहले से ही जो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो उनको पता है कि एजुकेशन को कैसे संभाला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, आसपास का माहौल कैसे बनाया जाता है, तो वो उनकी पकड़ अभी भी मजबूत है। और जो अभी अभी शिक्षा में दाखिल हुए, यानी जिनका शिक्षा में अभी भी हस्तक्षेप हुआ है, उनकी पकड़ उतनी ही मजबूत नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि जो वर्ग पहले पहले विद्वान था, वही वर्ग आज भी विद्वान है। बस ये है कि पहले जिस वर्ग को शिक्षा नहीं दी जाती थी, आज वह वर्ग शिक्षित बन रहा है। बस इतना फर्क है। ठीक है, सांप्रदायिक की तरह जातिवाद भी इसी मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार
इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग स्वाभाविक सामाजिक और समुदाय का निर्माण और हित एक जैसे होते हैं। दूसरे जाति के लोगों के उनके हितों का कोई मेल नहीं होता है। हमने सांप्रदायिक मामले में यह मान्यता हमारे अनुभव पुष्ट नहीं होती है। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करती है तो वो मतदाताओं की जातियों के हिसाब से ध्यान रखते हैं कि यहाँ यानी कि जिस क्षेत्र में जिस जाति का वर्चस्व है उस क्षेत्र से उस व्यक्ति उसी जाति के व्यक्ति का चुनाव किया जाए, ताकि हम उस क्षेत्र के विकास पर ज्यादा ध्यान दे सकें। ये जातिगत असमानताएं हैं। हम देख सकते हैं जातियां, अनुसूचित जातियां शहर ग्रामीण 45.8 है, शहरी 35.6 है। सभी समूह टोटल आप देख सकते हैं ये किस प्रकार है। इसमें सबसे ज्यादा कम रेशियो ऊंची जाति के सिख है, 0.0 है, ग्रामीण में सिख में है। और अनुसूचित जातियां शहरी ज्यादा है, 38.3 है। ठीक है। राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवारों का समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत ये बहुत होता है। अभी आपने देखा होगा वोटिंग चली, वोटिंग का जब दौर होता है, यानी मतदान होने से पहले का जो समय होता है, जब सभी पार्टियां अपना प्रचार करती है, तो वह कहीं ना कहीं धर्म, जाति और लिंग इन सबको भी अपना आधार बनाकर चलती, क्योंकि वह इन सबको इसलिए अपना आधार बनाती है कि लोग इन भावनाओं से जल्दी उनसे जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। जाति के अंदर राजनीति, अभी तक हमने इसी चीज पर गौर किया कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। कहीं ना कहीं ये रंग भेद देखिए। इस प्रकार राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है। ये लाइंस पढ़ते अच्छी है कि इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने चले जाते हैं जो विदेश, बोलते हैं पराई भाषा, पहनते हैं अजनबी पोशाक और भूल जाते इस मुल्क को। मतलब इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों, तो वो क्या करते हैं, या तो आप विदेश चले जाओ, पराई भाषा पहनो। यानी अगर आप किसी ऐसे समुदाय में जन्म हुआ है जिस समुदाय जिस समुदाय के साथ काफी भेदभाव किया जाता है, तो या तो आप उस समुदाय को छोड़कर, मतलब उस समुदाय को तो नहीं, इस देश को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यह मतभेद केवल यह जो भेदभाव है वैसी देश में व्याप्त है। या तो आप इस देश को छोड़कर चले जाओ, दूसरे देश में बस जाओ, वहां की पराई भाषा बोलो, वहां के ये पोशाक पहनी, मतलब आप पूरी तरीके से उसमें ढल जाएगी, तो आप अच्छा कर सकते हैं। या तो आप सदियों तक, मतलब या तो आप फिर जो आपके साथ भेदभाव हो रहा है आप उसको सहन करते चलो, या फिर आप ईश्वर से कामना करो कि आप ना इन सबको खत्म करेंगे। यानी आपके पास तीन उपाय होते हैं। अगर आपका जन्म किसी ऐसे संप्रदाय में हुआ है, किसी ऐसे वर्ग में हुआ है जिसके साथ काफी भेदभाव किया जाता है, तो फिर आपके पास तीन ही ऑप्शन होते हैं। पहला चीज, आप उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाइए, दूसरे क्षेत्र में बस जाइए जहां पर ऐसा भेदभाव नहीं होता है। दूसरी चीज होती है आप उस भेदभाव को स्वीकार कर लीजिए अपनी जिंदगी में। और तीसरी चीज होती है जो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और सभी के लिए लाभकारी होती है, कि हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, हिंसा नहीं। हमें इसके लिए हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें शांति रूप से, यानी कि एक सौम्य स्वभाव से इसके प्रति आवाज उठानी चाहिए और इसके दमन के लिए कार्य करने चाहिए। कोई भी जाति को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती है, हमें उन्हें साथ लाने की कोशिश करनी चाहिए। यह प्रयास केवल छोटी जाति का नहीं, बड़ी जाति वालों का भी होना चाहिए, कि वह भी छोटी जाति वाले लोगों को कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने दें, उन्हें अपने साथ में रखें। क्योंकि जहां आप समानता दिखाएंगे, जहां आप आपसी मतभेदों को मिटाएंगे, वहीं आप हमारे देश के विकास की ओर अग्रसर हो जाएंगे। चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वे ज्यादातर राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जाति समुदायों को साथ लाने की कोशिश करती है। इस तरह उनके बीच संवाद और मोलतोल होते हैं। राजनीति में नई किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई, जिसे अगड़ा या पिछड़ा कहा जाता है। इस प्रकार राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाते हैं। एक तरह से यह चीजें दुनिया भर को राजनीति में चलती है, और दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती है। अच्छा, हमें ऐसे लोगों से भी बचकर रहना चाहिए जो हमारी इन भावनाओं को फायदा उठाकर अपने विकास की ओर, यानी अपना फायदा करते हैं, अपना अपना विकास करते हैं। क्योंकि ऐसे लोग ना किसी किसी की तरफ ध्यान नहीं देते, ये सिर्फ अपना देखते हैं। जब तक आप इनके इनके
इनके लिए लाभकारी हो, तब तक ये आपका साथ देते हैं। उसके बाद इनको आपसे कोई मतलब नहीं रहता। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमारी भावनाओं का फायदा उठाए। हमें ऐसे लोगों को के साथ रहना चाहिए जो हमारी भावनाओं को समझे कि हमें किस चीज की जरूरत है, और हमको भी इस बात का ध्यान रखना कि हमारी भावनाएं किसी का अहित नहीं कर रही हो, किसी के साथ गलत नहीं हो रहा हो हमारी भावनाओं से। चलिए, ये चैप्टर अब यही खत्म होता है। बस यही है कि हमें हमारे जो आधार है विभाजन के, धर्म, लैंगिक और ये सांप्रदायिक, हमें इन सब से सर्वोपरि, ये अपनी अपनी जगह है, ठीक है, खैर अब मतभेद तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर है तो इनका एक स्थान सुनिश्चित होना चाहिए कि इतने ही जगह हम इन पर विभाजन करेंगे। लेकिन अगर जहाँ मानवता की बात है, जहाँ देश की बात है, जहाँ सभी के विकास की बात है, वहां हमें इन सबको नजरअंदाज कर देना चाहिए। चलिए, देखिए, इसकी एक्सरसाइज है। जब मैं आपकी नेक्स्ट क्लास लूंगी तो आप इसकी एक्सरसाइज फिल करके मुझे कमेंट करके बताएंगे। कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। इनकी एक्सरसाइज आप फिल कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। चलिए, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है या आपको आप कुछ भी कहना चाहते हैं इस क्लास के बारे में, तो आप कह सकते हैं, बता सकते हैं हम लोगों को। कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मोस्टली 10th क्लास वाले, क्योंकि उन लोगों के एग्जाम हाई स्कूल के इस बार। तो आप लोग ज्यादा मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। चलिए, थैंक यू।